कि इनको खुद ही नहीं पता है कि ब्लैक मनी कितनी है, करप्शन किस तरह का है। और कारण ये है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, करप्शन को संरक्षण प्रदेश सरकार देती है, प्रदेश सरकार के मंत्री देते हैं। देखिए, पैसा चाहे जिसका हो, अगर काला धन है, अगर दुरुपयोग करके कमाया गया है, उसकी जांच होगी, उसको खुलासे होंगे। थोड़ा देश की जनता सब्र करे। देश में भी जो काला धन है और जो विदेशों में भी काला धन है, दोनों जनता के उपयोग में आएगा। रियल एस्टेट में जो ब्लैक मनी लगता है, ऐसे देखा जाए तो कई जगह ब्लैक मनी लग रहा है, लेकिन हाँ, रियल एस्टेट में काफ़ी ब्लैक मनी लगता है। तो उसको ये है कि जैसे कंपनीज को खुद देखना चाहिए कि ब्लैक मनी और वाइट मनी जो है उसका रेशियो ऐसा रहे कि ब्लैक मनी मतलब ज़्यादा ना लिया जाए। उससे कहते हैं गवर्नमेंट को टैक्स में प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत, तो उससे आम जो पब्लिक है उनको प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की। बड़ी तादाद में दर्शक हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं और ब्लैक मनी पर अपनी राय दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों की राय भी दिखाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या कहना है दिल्ली के लोगों का। मैंने एक 2004 में मकान खरीदा था नरेला में। उसमें जो है, जो भी जिसका मकान था, मैं नाम नहीं लूँगा, आजकल वो बीजेपी के एक अच्छे बड़े नेता भी हैं मेरे इलाके के। उन्होंने जो पेपर तैयार करे थे वो 80,000 के करे थे, जबकि पेमेंट 2,25,000 की थी। देश में रियलिटी स्टेट मनी जो है उसमें रायविंदर ने एक बड़ा खुलासा किया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बहुत बढ़िया ये खुलासा किया है। मैक्सिमम सरकार की जो करप्शन जो है इसी में है। वो किसानों की बहुत सस्ती ज़मीन खरीद करके रियल एस्टेट को दे देते हैं और मैक्सिमम कमाई ब्लैक मनी जो है राजनीतिक और ये बिल्डर स्टेट सब मिल करके कर रहे हैं। लाइव इंडिया के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार ये प्रॉपर्टी का ऊपर जो बिल्डर्स फ्लैट एंड इट में से प्लॉट का ऊपर एक रेट फिक्स कीजिए। उससे अतिरिक्त जो भी अमाउंट जो लोग लेता है, जो बिल्डर्स या रियल एस्टेट जो ग्रुप जो लेता है, वो उसको ऊपर एक स्ट्रॉन्ग विजिल एक रखना एक आवश्यकता है। लाइव इंडिया इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसका बहुत सराहनीय बात है। ये थी लोगों की प्रतिक्रिया। हम आपको बता दें, जो कुछ भी हमने आज आपको दिखाया ये सिर्फ पूरा नहीं है। इसके अलावा हम आपको अगले हफ्ते कुछ और चेहरे भी दिखाएंगे और इस पूरे 10 दिन के दौरान हम लगातार ब्लैक मनी पर लोगों से जुड़ने की और लोगों से बात करने की अपील करते रहेंगे। सीधे चलते हैं नागेंद्र जी के पास। नागेंद्र जी, आप पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं, कानून को अच्छी तरह समझते हैं। क्या कानून को तोड़ना इतना आसान है? क्योंकि ब्लैक मनी पे काफी कानून बने हुए हैं। देखिए, मैंने कहा ना, कानून बने हुए हैं, लेकिन समय के अनुसार कानून को चेंज भी होना चाहिए। वो वैसे हो नहीं पा रहे हैं और न्याय व्यवस्था भी एक समझिए कि कुछ चरमराने के स्टेज में है। इतना टाइम लगता है, कोई भी, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो, इतना समय लगता है केस में कि वो जो रिजल्ट आप चाहते हैं, जो एक भय पैदा हो पब्लिक में कि साहब 2 महीने में हमारा फैसला हो जाएगा, वो भय नहीं पैदा हो रहा है, जिसके चलते ब्लैक मनी, क्राइम में जितना समाज में आपको व्यवस्था देखते हैं बढ़ती जा रही है। यही कारण है। वेद जैन जी, सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, संसद में खूब हंगामा होता है ब्लैक मनी पे और इस तरीके से देश की राजधानी के पास ब्लैक मनी का खुला खेल चलता है। वेद जी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ब्लैक मनी देश के लिए एक शाप है, एक मुश्किल है। पैरेलल इकोनॉमी देश में नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती जी। लेकिन हमें यह भी समझ के चलना चाहिए। देखिए, देश में एक बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री आज की डेट में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आप रियल एस्टेट की बात करें या ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, रियल एस्टेट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सीमेंट स्टील की डिमांड आती है और ओवरऑल ट्रेड और इंडस्ट्री में आज की डेट में इनकम टैक्स से 8 लाख करोड़ रुपए लगभग इकट्ठा किया जाता है और लगभग 6-6.5 लाख करोड़ आज की डेट में एक्साइज ड्यूटी और कस्टम से भी सरकार को आता है। तो ये मान के चलना कि ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट नहीं करते इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, शायद ठीक नहीं होगा।
जरूरत है आज की डेट में व्यवस्था को ठीक करने की। जैसे हम शुरू में ही कह रहे थे, टैक्स प्रणाली को, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। जब तक हम इस मूल रूट में नहीं जाएंगे जहां से करप्शन, जहां से ये एक्स्ट्रा मनी जो ब्लैक मनी जनरेट होती है, सर ये तो बड़ी चीज है, मान के चलना कि ये ब्लैक मनी इनकम है। वेद जी एक मिनट के लिए रोकूंगा, वेद जी एक मिनट के लिए, कि ये तो चलिए बड़ी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस तरीके से संस्थागत तौर पे ये कंपनियां हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर ये बन गया, जहां पे जरूरत है वहां पे चलिए सरकार अपनी आंख बंद कर ले या सिस्टम अपनी आंख बंद कर ले, समझ में आता है। लेकिन अगर इस ब्लैक मनी का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा तब तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं, कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हो रहा ब्लैक मनी का। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है जो आज की डेट में है, जब तक आप ब्लैक मनी की जनरेशन को नहीं रोकेंगे। देखिए, जो चीज पैदा हो गई उसकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं निकल कर आएगी। सबसे ज्यादा जरूरत है ब्लैक मनी की जनरेशन को रोकने का, और उसके लिए आपको व्यवस्था में जब तक जनरेशन को नहीं रोकेंगे तब तक इसकी समस्या का हल नहीं होगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उन इश्यू को एड्रेस करें जहां से ब्लैक मनी जनरेट होती है। जब तक आप उस व्यवस्था को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप ये सोचेंगे, क्योंकि अगर एक बार सिस्टम में कहीं ब्लैक मनी जनरेट हो गई तो वो जैसे पानी है वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकालेगा। तो इसी तरह से अगर आज की सिस्टम में कहीं ब्लैक मनी जनरेट हो रही है और उस ब्लैक मनी के सिस्टम को नहीं आप रोकेंगे तब तक आप उसको जो मूल कारण है उसको आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी हमारे पास उड़ीसा से प्रतिक्रिया आ रही है। हम ब्लैक मनी के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं उस पर देश के सभी हिस्सों से लोग जुड़ रहे हैं। उड़ीसा के लोगों की क्या राय है आपको दिखाते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बहस हो रहा है, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आने के लिए एक मेंटालिटी दरकार, गवर्नमेंट का मेंटालिटी का जरूरत है। ब्लैक मनी एक बर्निंग प्रॉब्लम है और इस विषय में पूरे देश में और सारे विश्व में अभी चर्चा हो रहा है। वो टैक्स को अवॉइड करते हुए और आय का समुचित स्रोत के बारे में जानकारी न देते हुए जिन्होंने विदेशों में या देश में वो पैसा गच्छित रखे हैं, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। और ये ब्लैक मनी अगर हमारा राष्ट्र के विकास के लिए काम में लग जाए तो हमारा राष्ट्र बहुत संपन्न हो जाएगा। मेरे पास एक वित्त मंत्री का बयान है, अरुण जेटली का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो टैक्स इकट्ठे करने वाला विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके लोग ब्लैक मनी को चेज करें। आर.के. हंडू साहब, जब चुनाव ही शुरू होता है, चुनाव का खर्च ही शुरू होता है ब्लैक मनी से, तो क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम या जो पॉलिटिकल विल है वो इस पे काम कर पाएगा? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। जैसे मैंने पहले ही बोला था, इलेक्शन और करप्शन बेसिस हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट आज की तारीख में ये है जो आप विल की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में इस ब्लैक मनी की इतनी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हुई है कि इसको अब कोई गुनाह माना ही नहीं जाता। पहले उसका एग्जाम्पल यह है कि पहले अगर कोई बाबू रिश्वत लेता था तो टेबल के नीचे लेता था, बिल्कुल, अब आज टेबल के ऊपर ले रहा है वो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जी जी। इस वास्ते जब तक इसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी, और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी तब खत्म हो सकती है जब हम रूट्स में जाएं। अगर हम इलेक्शन में ब्लैक मनी को इस्तेमाल ना करें और उसकी व्यवस्था बनाएं कि इलेक्शन जो है वो स्टेट फंड करे, या इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं या इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं वो इतने बनाएं कि इट विल बी, किसी को चोरी करने की जरूरत ना पड़े, या बाबुओं की डिस्क्रिप्शन खत्म करें, तो मैं समझता हूं कि अगर जो सोर्स है जहां ब्लैक मनी जनरेट होती है, जहां सोर्स है उसको रोकना चाहिए। प्रोफेसर मनोज पंत जी, आपको क्या लगता है कि इसको रोकने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे रोका जाए? देखिए, ये मैंने पहले भी आपसे कहा था जी, तरीका बहुत सिंपल है। जिस सेक्टर में, आपको एग्जांपल देता हूं, एक समय था जहां टेलीफोन सेक्टर में बहुत ब्लैक मनी थी, टेलीफोन नहीं मिलते थे। 1970 के बीच में स्कूटर के सेक्टर में बहुत पैसे ब्लैक मनी थे, स्कूटर नहीं मिलते थे। तो ये सप्लाई की प्रॉब्लम है। जब तक गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ लैंड कम रखेगी तब तक ये प्रॉब्लम चलेगी। अभी आप एक बिल्डर दिखाएंगे एक हफ्ते के बाद, तो 10 बिल्डर दिखाएंगे। बिल्डर तो वही कर रहा है जो सेक्टर डिमांड करता है कि वो करे,
और मैंने उसका कारण भी आपको बताया था कि अगर आदमी जो उसने प्राइस है उससे ऊंचा बहुत दिखाएगा कीमत, तो उसकी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगी, वो उसको चला ही नहीं पाएगा प्रॉपर्टी को। तो ये सब रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं। अब आज के दिन देखिए, आपका रियल एस्टेट का रेगुलेटर कौन है? मिनिस्टर जी। लेकिन और जगह जो आपने इंडिपेंडेंट रेगुलेटर शुरू कर दिए हैं, ट्राई है सिक्योरिटीज में, और इवन इन पावर भी है, सब जगह सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्राई है, सो मनी। तो आपका अभी तक रियल एस्टेट रेगुलेटर क्यों नहीं है? ये पवनदीप जी, रेगुलेटर की आपको कितनी जरूरत लगती है? आप रियल एस्टेट की नुमाइंदगी करते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरत है और आखिर इसका इलाज क्या है? आप भी खुद मान रहे हैं कि ब्लैक मनी के आप भी विक्टिम हैं, जबकि कैमरे में तस्वीरें कुछ और कह रही हैं, लेकिन आप भी मान रहे हैं कि रियल्टी सेक्टर भी विक्टिम है। तो इसका इलाज क्या है? सर, रेगुलेटर की तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आज से 110% हमें इमीडिएटली रेगुलेटरी बॉडी चाहिए और रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है, आई विल डिफर स्लाइटली विद द अदर पैनलिस्ट, कि मुझे ये लगता है कि रादर देन ये जनरेशन के पॉइंट पे जाने के जगह पे हमें देखना चाहिए कि ये डिप्लॉय होता है पैसा मेनली रियल एस्टेट में। अगर आप डिप्लॉयमेंट का वो रूट बंद कर दो तो जनरेशन का इंसेंटिव ही खत्म हो जाएगा। जिस बंदे ने टैक्स एवेड करना होगा, अगर वो पैसा कहीं लगा नहीं सकता तो अपने आप ही वो जनरेट नहीं होगा पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज वेयर द रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल विद हेल्प। लेकिन एक बहुत जरूरी पॉइंट ये है कि ये बहुत केयरफुली इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली अगर आप व्हाइट और ब्लैक इकोनॉमी मिला के अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को देखो तो इट इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ इंडियन जीडीपी। 20% है हिंदुस्तान के जीडीपी का हिस्सा, लिहाजा बेहद सावधानी से इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको देश भर से आ रही ऑपरेशन गांधी पर प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे। एक बार फिर छिड़ गई जंग, एक बार फिर हुए आमने सामने। इस लड़ाई का क्या होगा अंत? मोदी बनाम ममता, आज रात 9:57 पर लाइव इंडिया देश में। विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, इसका जायजा हम लेंगे। स्वास्थ्य के नाम पर 0 स्वास्थ्य सुविधाएं थी। सारे जुए खाने बंद करेंगे जो विधायक के दलालों ने चला रखा है। 985 कॉलोनियों को हमने पास किया। साली की साली कॉलोनी रेगुलराइज हो। संपूर्ण जनता को पानी दे करके और होली मीठे पानी से खिलवाने वाले हैं। हर इलेक्शन में इन्होंने पानी के नाम पर राजनीति करी है। दिल्ली दिल से कल सुबह 10:15, दोपहर 1:15, शाम 4:15 और रात 7:45 पर। राजस्थान से ब्लैक मनी के जाने माने एक्सपर्ट और वकील अनिल जैन का इस बारे में क्या कहना है, इस मामले में आपको सुनवाते हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये हिंदुस्तान में ब्लैक मनी जनरेट करने का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है और इसकी ब्लैक मनी के साथ साथ इसके साथ साथ कई अपराध भी इसमें पैदा होते हैं। ये क्योंकि 30 से 40% तक जो बिल्डिंग आम आदमी से कीमत ली जाती है वो ब्लैक मनी के रूप में ली जाती है। और एक जयपुर जैसे शहर में भी आप मान कर ये चले कि हर साल कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक की ब्लैक मनी जनरेट की जा रही। जो बार बार हम बात करते हैं विदेशों से काला धन लाने की, पर यदि इस काले धन को ही काला धन बनने से रोक लिया जाए तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। ये न केवल ब्लैक मनी जनरेट होती है पर इसके साथ साथ कई सारे अपराध होते हैं, परंतु आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं।
दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमने बिल्डरों से जुड़े लोगों से बात की। आपको दिखाते हैं एक और बातचीत जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे ब्लैक और व्हाइट का खेल। सर एक फ्लैट है 150 गज का। अच्छा ठीक है साहब, फ्लैट एकदम मस्त फ्लैट है। 1.25 मांग रहे, 1.20 मांग रहा। फ्लैट बहुत शानदार है। कहाँ वाला? यहाँ पर 150 गज का फ्लैट है। 3 BHK। बालकनी कितनी है? बालकनी 2 बालकनी। कितना वाइट दें और बाकी ब्लैक कर दें? हाँ बात कर दो। सर्कल रेट के हिसाब से वाइट दे दीजिएगा कि सारा सर्कल रेट के हिसाब से कितना चला कैलकुलेटर है? सर्कल रेट से आपको 32 लाख हो गया। 32 लाख। तो इसका मतलब होगा कि 90 लाख जो है वो कितना होगा? हाँ 21 लाख 30-32 लाख नंबर भी चले गए तो उसमें कोई झोल तो नहीं होगा बाद में? नहीं ये रजिस्ट्री है सर पूरी। चलिए सीधे चलते हैं रिटायर्ड जस्टिस नागेंद्र जी के पास। नागेंद्र जी, आपकी नजर में इस बड़ी बीमारी का इलाज क्या है? देखिए, हम लोग कई बार दोहरा चुके, सबसे बड़ा चीज गंगोत्री गंदी हो जाएगी तो फिर सारा आगे पानी जो जाएगा वो गंदा होगा। मेन कारण यहाँ पर यही है कि हर एक विभाग में, मतलब जैसे अभी आज आपने पकड़ लिया है बिल्डरों को, लेकिन आप कहीं जाइए दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो आपको रसीद चाहिए कि सादा चाहिए। अब हर फील्ड में वॉक ऑफ लाइफ में देखिए लंबी लंबी बातें जो लोग करें, लेकिन ब्लैक मनी का इतना श्रेय अभी है हम लोग के इकोनॉमी में और इतना बढ़ गया है कि कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं है। और जैसा और मेरे भाइयों ने कहा कि इलेक्शन और करप्शन है, इलेक्शन करप्शन के साथ है, तो इलेक्शन तो सोर्स हुआ, जब वहीं पर गंदा हो गया तो जितना अपसूट्स निकलेगा बाद में वो गंदा होना ही है। इसलिए बिल्कुल लाइव इंडिया भी आपसे अपील करता है कि अगर आप कुछ भी खरीद या बेच रहे हैं तो उसे कानूनी तरीके से बेचें और अगर खरीद रहे हैं तो उसकी रसीद जरूर लें। सीधे चलते हैं हम आर.के. हांडू जी के पास। हांडू जी, ये एक बेहद बड़ी समस्या है, लेकिन जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई हल भी होगा, वक्त चाहे जितना लगे। आपकी नजर में इसको खत्म करने का क्या तरीका है? ऐसा नहीं है कि इसको खत्म करने का तरीका नहीं है, और उसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। जैसे किसी और पैनलिस्ट ने भी अभी बताया आपको कि पहले फोन लेने के लिए पैसे देने पड़ते थे, पहले टिकट लेने के लिए पैसे, रेलवे टिकट लेने के लिए पैसे देने लगते थे, हर चीज में छोटी छोटी चीजों में पैसे देने पड़ते थे। और आज की तारीख में आपको कोई MTNL फोन लगाने के लिए पैसे नहीं मांगता। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो हमारे देश में डेवलपमेंट होगी, कंप्यूटराइजेशन होगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, डिस्क्रिशन खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली द लेवल ऑफ करप्शन विल स्टार्ट कमिंग डाउन। अब जब MTNL में करप्शन खत्म हो गया इस वजह से, उस सेक्टर में, रेलवेज में बुकिंग में खत्म हो गया टू द मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट, और बाकी ऐसी चीजों में, तो इस वास्ते आस्ता आस्ता जो इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी, वी आर ए डेवलपिंग इकोनॉमी, तो ये कम होता जाएगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, क्योंकि जब तक हम कुछ स्टेप्स भी न लेंगे, डेवलपमेंट के साथ रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है और इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन भी बहुत ही जरूरी है। इस वास्ते जो सोर्सेज हैं हमारे करप्शन के, जैसे सबसे बड़ा इलेक्शन में सुधार, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो, जैसे वेद जी ने अभी आपको बताया 20,000 से ऊपर जो कंट्रीब्यूशन आता है कैश में, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब यानी कि जहां से ये गड़बड़ की शुरुआत होती है उन्हीं लोगों को इसे खत्म करना है। राजनेताओं की राय लगातार हमारे पास आ रही है। बीजेपी नेता जयंत गांधी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारा ये कमिटमेंट भी था कि हम काले धन को कम से कम जो विदेशों में है या अन्य जगहों पर है उसको आना चाहिए, और वो जिनका धन है उनको पहुंचना चाहिए उसका लाभ। तो इस संदर्भ में, लेकिन जहां तक केवल विदेशी धन नहीं बल्कि सरकार अपने देश के अंदर भी बड़ी मात्रा में काला धन है, उसके बारे में भी बिल्कुल चिंतित है।
चलिए वेद जी के पास चलते हैं। वेद जी, एक हमारा आपसे थोड़ा अलग सवाल है कि आखिर जो ये व्यवस्था है इसमें आप सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं? गलती सबसे बड़ी किसकी है? देखिए, इसमें गलती किसी की नहीं कही जाएगी। देखिए, गलती एक सोसाइटी की, एक देश की, डेवलपिंग नेशन की प्रॉब्लम है। जैसे हांडू साहब ने भी शुरू में कहा था कि देखिए, ये मान के चलें कि ये करप्शन और ये जो आज की डेट में ब्लैक मनी का जो सिस्टम है, ये सिर्फ इंडिया में है, ये ऐसा नहीं है। इंडिया छूता है, वर्ल्ड ओवर ये समस्या है। अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, और डेवलपिंग नेशन में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक डेवलपिंग नेशन की समस्या होती है, और इस करप्शन को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। और उसके लिए हमें उन क्षेत्रों को देखने की बहुत जरूरत है जहां जहां हमें लगता है कि यहां ब्लैक मनी का नजर आ रहा है। जैसे मैंने कहा था, शायद आपने बीच में नोट किया नहीं किया जी। एक बहुत बड़ा अमाउंट ब्लैक मनी का पॉलिटिकल पार्टी के पास डोनेशन के रूप में आता है। 20,000 रुपए से सब लोग कैश दिखाते हैं। आज की डेट में सरकार एक कानून बना दे कि इस पॉलिटिकल डोनेशन पे पॉलिटिकल पार्टी को 30% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधा सीधा ब्लैक मनी उनके पास आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो डोनेशन आता है, जो कैसे आता है, अगर उसका सोर्स नहीं पता तो उसके ऊपर 30% टैक्स क्यों नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए जो और क्षेत्र हैं जो आपके देखिए, जहां जहां से ब्लैक मनी जनरेट होने की सोर्सेज है। अभी एक आदमी ने अभी बहुत अच्छी बातें कही थी कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म, लैंड की सप्लाई नहीं आ रही है, आप उसको सिस्टम बना दीजिए, उसका रेगुलेटर बना दीजिए, और पॉलिटिशियन से उस लैंड की सप्लाई को हटा दीजिए। आप उसको ऑनलाइन कर दीजिए, सिस्टम कर दीजिए कि ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे सुधारों की और बड़े सुधारों की जरूरत है। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन गांधी में जो कुछ भी हमने आपको दिखाया, इसके अलावा हम अगले हफ्ते कुछ और बड़े चेहरे हैं जिनको बेनकाब करेंगे। इस दौरान हम लगातार हमारी एक मुहिम चलती रहेगी ब्लैक मनी के खिलाफ, जिसमें हम कई सारी चीजें आपको दिखाएंगे। इंद्रेश जी के पास चलते हैं सीधे। इंद्रेश जी, कहीं ना कहीं आम आदमी को भी जगने की जरूरत है। आप बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि आखिर आप जो खरीदार हैं उनकी नजर में इस समस्या की क्या इलाज है या क्या निजात है? इंद्रेश जी। लगता है इंद्रेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऑपरेशन गांधी में फिलहाल इतना ही। हमने कोशिश की उन सारी चीजों को आपके सामने लाने की। स्टिंग ऑपरेशन में जो किरदार हमारे कैमरे में कैद हुए, हमने उनकी बातचीत को आपको उसी तरह दिखाया। हमारी कोशिश थी कि ब्लैक मनी पर एक सही और सबसे बड़ी कवरेज हमारी ये चलती रहे। फिलहाल इस ऑपरेशन गांधी में इतना ही। नमस्कार। एक बार फिर छिड़ गई जंग, एक बार फिर हुए आमने सामने। इस लड़ाई का क्या होगा अंत? मोदी बनाम ममता, आज रात 9:57 पर लाइव इंडिया देश में। विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, इसका जायजा हम लेंगे। स्वास्थ्य के नाम पर 0 स्वास्थ्य सुविधाएं थी। सारे चूहे खाने बंद करेंगे जो विधायक के दलालों ने चला रखा है। 985 कॉलोनियों को हमने पास किया। साली की साली कॉलोनी रेगुलराइज हो। संपूर्ण जनता को पानी दे करके और होली मीठे पानी से खिलवाने वाले। हर इलेक्शन में इन्होंने पानी के नाम पर राजनीति करी है। दिल्ली दिल से कल सुबह 10:15, दोपहर 1:15, शाम 4:15 और रात 7:45 पर।
नशे का खौफनाक सच और भी बहुत कुछ। लाइव इंडिया मैगजीन दिसंबर एडिशन बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं बीटीसी हंटर चाय का सुपीरियर पैक। इसकी तो बात ही कुछ और है। लाइव इंडिया ने किया बिल्डर और ब्लैक मनी के सबसे बड़े गठजोड़ का पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े बिल्डर पेमेंट के तौर पर काला धन लेने की हामी भरते कैमरे में कैद। आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट चलाने का आरोपी मेहदी गिरफ्तार। अकाउंट ऑपरेट करने की बात कबूली। दिन में नौकरी और रात में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप। देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। ममता के मंत्री मदन मित्रा को 16 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत। ममता का बयान, सुब्रत राय के साथ है मोदी की तस्वीरें, क्या हम पीएम की गिरफ्तारी की करें मांग? टीएमसी सांसद संसद में करेंगे विरोध। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मोदी की दहाड़, बाप बेटे की सरकार ने तोड़े जनता के सपने। वोट के बदले विकास का किया वादा। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी महिला मोर्चा नेता की गोली मारकर हत्या। दामाद पर हत्या करने का आरोप। नेता की बेटी ने की थी मुस्लिम लड़के से शादी। आरोपी दामाद गिरफ्तार। संसद हमले की बरसी पर शहीदों को प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 13 साल पहले हुए हमले में 9 जवान हुए थे शहीद। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से भारत बाहर। सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान से मिली हार। पाक ने 4-3 से अपने नाम किया मैच। एडिलेड टेस्ट में कोहली का शतक और मुरली विजय की 99 रन की पारी पर फिरा पानी। भारत 48 रन से हारा। नेथन लियोन ने लिए 7 विकेट। ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए खुशखबरी। अब दुनिया के किसी भी कोने से बुक होगा ताजमहल का ऑनलाइन टिकट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्रिसमस के दिन से शुरू करेगा ऑनलाइन बुकिंग सेवा। और शिमला समेत हिमाचल के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में गिरा पारा। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में बढ़ी ठंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में बात होगी मोदी और ममता की सियासी जंग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब केंद्र सरकार के खिलाफ लगता है आर पार के मूड में आ गई हैं। अपने मंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में रैली करके मोदी सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। शारदा चिटफंड स्कैम को लेकर आज कोलकाता में जमकर हंगामा हुआ। किसी के लिए यह अहम की लड़ाई है तो किसी के लिए मिशन बंगाल का सवाल है। मोदी बनाम ममता,